नमस्कार दोस्तों। यह है एन सी ई आर टी की कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसमें अपना दूसरा पार्ट है। ठीक है ना, पहला पार्ट पढ़ चुके हैं अपन। तो चलिए हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य को आराम से, ध्यान से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो हर एक लाइन है वहाँ से हर एक लाइन को उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है वहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र, फर्टिलाइज क्रिसेंट अर्धचंद्राकार क्षेत्र, ट्रायल क्रिसेंट यानी कि पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस अध्याय में हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि साम्राज्य का गठन कैसे हुआ। दोबारा, रोम साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था, ठीक है। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टाइल क्रिसेंट, यानी पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। पश्चिमी एशिया, ठीक है, और उत्तरी अफ्रीका का। इस अध्याय में हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे, है ना, देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया संवारा, और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूह में विभाजित थे। ठीक है भाई, आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। वो ये पूछेगा, क्या पूछेगा वो ये पूछेगा, बताइए उस समय दास प्रथा थी या नहीं थी। ये प्रकथन दे देगा कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में दास का योगदान नहीं था, जबकि था अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिम में साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड। ठीक है ना भाई, पश्चिम में साम्राज्य चल ठीक, इधर ईरान इराक वगैरह वगैरह है ना। खिलाफत के बारे में पढ़ते हैं। अगले अध्याय में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ, और उसने इसी शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त की। दोबारा देखते हैं। बात आ रही है रोम साम्राज्य की, है ना भाई। इसके विशाल राज्य क्षेत्र में आज का अधिकांश यूरोप और अर्धचंद्राकार यानी पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। इस अध्याय में हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस साम्राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन राजनीतिक ताकतों ने इसके भाग्य को बनाया संवारा, और इस साम्राज्य के लोग किन किन सामाजिक समूह में विभाजित थे। आप देखेंगे कि यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृतियों तथा भाषाओं के वैभव से संपन्न था। वहाँ स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी। वैसी स्थिति आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास श्रम के बल पर चलती थी, जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था। 5वीं शताब्दी और इसके बाद के समय से पश्चिम साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। 5वीं शताब्दी और उसके बाद के समय से पश्चिमी साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन अपने पूर्वी आधे भाग में, ठीक है। खिलाफत इसी समृद्धि की नींव पर स्थापित हुआ, और उसने इसकी शहरी तथा धार्मिक परंपराओं को विरासत में प्राप्त किया। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोम के बारे में पढ़ेंगे भाई। रोम के इतिहासकारों के पास शोध सामग्री का विशाल भंडार है। इस संपूर्ण शोध सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है पाठ्य सामग्री, दूसरी है प्रलेख या दस्तावेज, और थर्ड है भौतिक अवशेष।
पाठ्य स्रोतों में शामिल है समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे वर्ष वृत्तांत एंडल्स कहा जाता था, क्योंकि वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। वर्ष वृत्तांत पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि दस्तावेजी स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्णित अभिलेखों या पेपाइरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। दस्तावेजी स्रोतों मुख्य रूप से उत्कीर्णित अभिलेखों यानी कि पांडुलिपियाँ किस पत्ते की बनी हुई थी? पेपाइरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख आमतौर पर पत्थर की शिलाओं पर खोदे जाते हैं, इसलिए वे नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी में पाए गए। पेपाइरस एक सरकंडा जैसा पौधा था। पेपाइरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं ना। सरकंडा जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे हुआ करता था और उसी से लेखन सामग्री तैयार की जाती। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता था। हज़ारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, फिर संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपाइरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। पेपाइरस और पेपाइरोलॉजिस्ट लिखे हुए पाए गए हैं। और पेपाइरोलॉजिस्ट यानी कि पेपराइस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। पेपाइरस पत्र लिखे हुए पाए गए हैं। और पेपाइरोलॉजिस्ट यानी कि पेपराइस शास्त्री कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकाशित किए गए भौतिक अवशेषों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल है, जो मुख्य रूप से पुरातत्वविदों को खुदाई और क्षेत्र सर्वेक्षण आदि के जरिए अपनी खोज में मिलती है, जैसे इमारतें, स्मारक हैं और अन्य प्रकार की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पिचकारी का सामान, यहाँ तक कि संपूर्ण भूदृश्य जैसे हवाई छायांकन द्वारा प्राप्त। सही है। इनमें से प्रत्येक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी देते हैं। इन जानकारियों को मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहासकार इन स्रोतों के तथ्यों में अंतर संबंध बनाता है, यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। सही है। पेपाइरस क्या है? सरकंडे का पौधा होता है। पेपाइरस एक सरकंडे जैसा पौधा था। यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। अब है ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे। ईसा मसीह के जन्म से लेकर, ठीक है ना, जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 ईस्वी के दशक तक, जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व तक विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। दोबारा देख भाई, देख ये तो बताइए उसमें पेपाइरस पत्र। अच्छा, तीन माध्यमों में फैला हुआ साम्राज्य। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये 2 साम्राज्य रोम और ईरान के थे। रोम तथा ईरान के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांश काल में वे आपस में लड़ते रहे। रोम तथा ईरान के लोग, उनके साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। उन्हें भूमि की एक सक्रिय पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी। ठीक है ना। इस अध्याय में हम रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगर कहीं कहीं प्रसंगवश रोम के प्रतिद्वंदी ईरान का भी उल्लेख करते रहेंगे। अच्छा,
बताइए रोम और ईरान को कौन सी नदी अलग करती थी? फरात नदी। फरात। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नज़र डालें तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया और यह उन दिनों रोम साम्राज्य का रहता था। रोम का भूमध्य सागर उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित। एक मिनट। यूरोप और उत्तरी अफ्रीका। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नज़र डालें तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं और पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया और यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। रोम का भूमध्य सागर उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों पर प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डेन्यूब से होता था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों। उत्तर में सीमा का निर्धारण किन नदियों के माध्यम से होता था? राइन और डेन्यूब। और दक्षिण सीमा का सहारा नामक अति विस्तृत एक स्थान से बनती थी। दक्षिणी सीमा सहारा। इस प्रकार के इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक का समूचा इलाका, कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण में थे। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भागों को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ता चिन्ह बृहद चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। हम अब मैप को देखते हैं। अटलांटिक महासागर और डेन्यूब नदी, राइन, एल्पस, कोल, एक्वातानिया, एपिनाइन पर्वत श्रेणी, रोम, नेपल्स। रोम, ये है रोम भाई। रोम, नेपल्स। ये रोम है ना, और ईरान शायद ये है यहाँ पे। पिरीनीज पर्वत श्रेणी, इसे पेनिया, वेटिका, ग्वादलक्विर नदी, स्टेंजियर्स, मोरक्को, एटलस पर्वत श्रेणी, अफ्रीका, प्रोस्कॉन्सुलेरिसी, त्रिपोलितानिया, काइरिनेशिया, मिस्र, फ्यूम, नील नदी, लाल सागर, दमशक, एंटियोक्स, सहारा मरुस्थल। ये तो सहारा मरुस्थल है ना। मकदूनिया, कस्तुनतुनिया, काला सागर, कार्पेथियन पर्वत श्रेणी, डेन्यूब नदी और एंटियोक दमिश्क, सिकंदरिया, मिस्र, नील नदी। जब सिकंदरिया है ना, फ्यूम, दमिश्क, एंटियोक, एफिसस, कस्तुनतुनिया और रोम, नेपल्स, एपोनियम, कस्तुनतुनिया, एफिसस, सिकंदरिया, दमिश्क। दो बार देख लेते हैं। यदि आप नीचे दिए गए मानचित्र पर नजर डालें तो देखेंगे कि यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया। यह उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। अच्छा, ये भूमध्य सागर। रोम का भूमध्य सागर उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास स्थित सभी प्रदेशों में प्रभुत्व था। उत्तर में साम्राज्य की सीमा का निर्धारण दो महान नदियों राइन और डेन्यूब से होता था और दक्षिणी सीमा सहारा नामक अति विस्तृत रेगिस्तान से बनती थी। इस प्रकार
यूरोप और उत्तरी अफ्रीका। इस अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। दूसरी ओर कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी भारत तक का समूचा इलाका और कभी कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी ईरान के नियंत्रण थे। इन दो महान शक्तियों ने दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रखा था जिसे चीनी लोग ता चीन यानी बृहत्तर चीन या मोटे तौर पर पश्चिम कहा करते थे। साम्राज्य का आरंभिक काल। रोमन साम्राज्य है ना, रोमन साम्राज्य को मोटे तौर पर दो चरणों में बांटा जा सकता है जिन्हें पूर्ववर्ती और परवर्ती चरण कह सकते हैं। ठीक है भाई, कितने चरणों में? दो चरणों में। किसको? रोमन साम्राज्य को, पूर्ववर्ती और परवर्ती। इन दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है जो इन्हें दो ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि पूर्ववर्ती साम्राज्य और इसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। 1 मिनट। ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को, है ना, तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती भाग, ठीक, ये पूर्ववर्ती भाग हो गया तीसरी शताब्दी, और उसके बाद की अवधि को परवर्ती साम्राज्य कहा जा सकता है। 3 के बाद दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधता पूर्ण था। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। बताइए निम्नलिखित में से किसने ईरान पर शासन किया था? पार्थियाई या ससानी? दोनों ने। पार्थियाई के बाद में ससानी। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे, पार्थियाई तथा ससानी। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों के एक मिला जुला, एक मिनट, दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में दो महाशक्तियों तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों में एक बड़ा अंतर यह था कि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। यानी कि ये तगड़ा था। कौन? रोमन। इस अवधि के दौरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवंशी ईरान पर शासन किया। एक तो पार्थियाई है और एक ससानी है। बात है ईरान की। ईरान में शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उनमें अधिकतर ईरानी थे। इसके विपरीत रोमन साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था जो मुख्यतः सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी लेकिन प्रशासन के प्रयोजन हेतु लातीनी तथा यूनानी भाषाओं का प्रयोग होता था। लातीनी यूनानी किसकी बात है? रोम की। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा, पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा और पश्चिम भाग के लोग लातीनी भाषा बोलते और लिखते थे। और इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पर अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया जो कि लातीनी भाषी था और सायरेनाइका यूनानी भाषा के बीच से जाती थी। पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा है ना, पूर्वी भाग के उच्चतर वर्ग यूनानी भाषा है ना, पूर्वी की बात है भाई। पूर्व वाले कौन सी भाषा बोलते थे? यूनानी, ठीक है। और पश्चिम भाग के लोग लातीनी भाषा बोलते और लिखते थे। इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पर अफ्रीकी प्रांत त्रिपोलितानिया जो कि लातीनी भाषा था और सायरेनाइका यूनानी भाषा के बीच से जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे वे सभी एकमात्र शासनीय सम्राट की ही प्रजा थे, चाहे भी कहीं भी रहते हो और कोई भी भाषा बोलते हो। ठीक है भाई। प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। किसने? प्रथम सम्राट का नाम था ऑगस्टस। 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट।
प्रथम राजा ऑगस्टस, 27 ईसा पूर्व की बात है। क्या कहा जाता था? प्रिंसिपेट। यद्यपि ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक, लातिनी भाषा में प्रिंसेप्स, लातिनी भाषा प्रिंसेप था, निरंकुश शासक नहीं था। ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। सेनेट वह निकाय था जिससे उन दिनों जब रोम एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। रोम में सेनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। सेनेट वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन एवं अभिजात वर्गों यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। कुलीन एवं अभिजात, लेकिन आगे चलकर इसमें इतालवी मूल के जमींदारों को भी शामिल कर लिया गया था। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लातिनी में ज़्यादातर लिखी मिलती है, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई, यूनानी तथा लातिनी में। इन पुस्तकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सम्राटों की परख इस बात से की जाती थी कि वे सेनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते थे। ठीक है। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सेनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनको शक की नज़र से देखते थे। यहाँ पर उनके साथ क्रूरता व हिंसा करते थे। कई सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, किंतु अधिकतर सेनेटरों को यह एहसास जरूर हो गया था कि यह असंभव था। सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्यिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। फारस के साम्राज्य में तो बलात यानी कि बलात् भर्ती वाली सेना वह होती जिसमें कुछ वर्गों या समूह के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। ठीक है, भर्ती वाली सेना थी। लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था। न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोमन साम्राज्य को अपनी एक खास विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी जिसमें 4वीं शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे। और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग निर्धारित करने की शक्ति थी। सैनिक बेहतर वेतन और सेवा शर्तों के लिए लगातार आंदोलन करते रहते थे, लेकिन सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे, तो ये आंदोलन प्राय सैनिक विद्रोहियों का रूप ले लेते थे। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई है वह उन इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे। सेनेट सेना से घृणा करती थी। ठीक है, सेनेट सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी क्योंकि वह प्राय अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी, विशेष रूप से तीसरी शताब्दी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्चों को पूरा करने के लिए भारी कर लगाने पड़े थे। सचिव सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। कौन? एक तो सम्राट है, अभिजात वर्ग है और सेना खिलाड़ी थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते, और जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः गृह युद्ध होता था। एक ऐसे वर्ष 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे। पहली 2 शताब्दियों में कोई गृह युद्ध नहीं हुआ और अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे यह नरसिंह को अथवा ग्रहण किया हुआ। उत्तराधिकारी दत्तक और सेना भी इस सिद्धांत को पूरी तरह से मानती थी। उदाहरणार्थ टिबेरियस 1437 ईस्वी, टिबेरियस जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा या प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाला ऑगस्टस का अपना पुत्र नहीं था। टिबेरियस की लंबी कतारों में दूसरा था। प्रिंसिपेट की स्थापना करने वाले ऑगस्टस का अपना पुत्र
पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए ऑगस्टस ने उसे गोद ले लिया। प्रथम 2 शताब्दियों अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। ऑगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। ऑगस्टस से टिबेरियस। वास्तव में ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है। बताइए किसका शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है? ऑगस्टस। ऑगस्टस के बाद में टिबेरियस। क्योंकि शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ। साम्राज्य के प्रारंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजान ने 1317 ईस्वी चलाया, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरंतर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया। त्राजान ने सम्राट त्राजान का स्वप्न भारत की विजय। ये महल है भाई उस समय के राजाओं की। रोम के फोरम जूलियस की दुकानें। पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी पूर्व के बाद स्तंभ वाले इस चौक पियाजा को बनाया गया था। रोम के फोरम जूलियम की दुकान है। पुराने रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी पूर्व के बाद स्तंभ वाले इस चौक पियाजा को बनाया गया। पियाजा पियाजा दुकान है। गृह दूसरे देशों से संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष है, वो होता है गृह युद्ध। इस साम्राज्य में गणतंत्र रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सीनेट नामक निकाय में नहीं थी। सेनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था, जिन्हें अभिजात कहा जा सकता है। व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलता था। सेनेट नामक दोबारा से देखते हैं। इस साम्राज्य में गणतंत्र रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में नहीं थी। सेनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था, जिन्हें अभिजात कहा जा सकता है। व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाता था। गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया। ठीक है ना? जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उनका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन बैठा। सेनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी और उनके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। ठीक है, सेनेट की सदस्यता यानी कि आर पार लाइफ टाइम सदस्य रहते थे भाई, और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। ये है भाई अगस्टस। प्रथम सम्राट कौन था? अगस्टस। 27 ईसा पूर्व में प्रिंसिपेट कहा जाता था। लातिन भाषा में प्रिंसेप।
टिबेरियस। दुकानें हैं ये। रोम के फोरम, जूलियम जूलियम की दुकान है। रोम के फोरम जूलियम की दुकान है। पुरानी रोमन फोरम के विस्तार के लिए 51 ईस्वी पूर्व के बाद स्तंभों वाले इस चौक पियाजा को बनाया गया। गृह दूसरे देशों में संघर्ष के ठीक विपरीत अपने ही देश में सत्ता हासिल करने के लिए किया गया सशस्त्र संघर्ष है। गृह युद्ध, इसको देखते हैं। सम्राट त्राजान का स्वप्न, भारत की विजय। तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटीओक में सर्दियों के बाद 115 या 116 में त्राजान फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी टेसीपून तक चला गया और फिर वहाँ फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुँच गया। इतिहासकार केसियस टियो के अनुसार वहाँ पर वह भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लालयित नज़रों से देख रहा था और चाह रहा था कि काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। शोध फर्गस मिलर, दी रोमन नियर ईस्ट। सम्राट त्राजान का स्वप्न, भारत की विजय। तत्पश्चात भयंकर भूकंप से पीड़ित एंटीओक में सर्दियों के बाद 116 में त्राजान फरात नदी के रास्ते आगे की ओर बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधानी क्या थी? टेसीपून तक चला गया। पार्थियन की राजधानी टेसीपून, फिर वहाँ फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुँच गया। इतिहासकार कैसियस टियो, नाम ही उठ पटाएंगे यार इनका, याद तो कहीं होएगा कहीं, लेकिन जिते करा था खाने ला। पार्थियन की राजधानी टेसीपून तक चला गया, फिर वहाँ फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुँच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वहाँ पर वह भारत की ओर आने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को लायक नज़रों से देख रहा था और चाह रहा था काश वह सिकंदर जैसा जवान होता। निकटवर्ती पूर्व, सम्राट त्राजान का स्वप्न, भारत की विजय। निकटवर्ती पूर्व, रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे। मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब। निकटवर्ती पूर्व से मतलब है रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से। निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब। ठीक है, उन इलाकों को छोड़ दिया। इस काल को एक विशेष उपलब्धि यह है कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। निकटवर्ती पूर्वी ऐसे राज्यों, ये पढ़ चुके हैं अपन ने, से भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में और रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया। प्रासंगिक तौर पर यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेराल्ड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस। उदाहरण के लिए हेराल्ड के राज्य से प्रतिवर्ष, हेराल्ड नहीं है हेरोड के राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस यानी कि 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर आमदनी होती थी। अच्छा, 1,25,000 किलोग्राम, गजब, 54 लाख। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था। ये क्वेश्चन आ चुका है। दिनारियस क्या है? दिनारियस
या फिर दिनारियस। 54 लाख, 54 लाख का मतलब है 1,25,000 किलोग्राम सोने के बराबर। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी, यानी कि 4.5 किलो का सिक्का। काफ़ी बड़ा सिक्का था यार। वास्तव में इटली के सिवाय, जिसे उन शताब्दियों में प्राप्त नहीं माना जाता था, साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूल जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपनी चरमोत्कर्ष पर था और रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था, यह सच है कि इन दोनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता था कि सम्राटों के लिए इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिनकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ वर्ष तक पहुँच गई। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के श्रेणीकरण में खोजा जा सकता है। 2 बार देखते हैं ना। वास्तव में इटली के सिवाय, जिसे उन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था, इटली के सिवाय साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पर था, रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि उन दोनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनकी सहायतार्थ आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि सम्राटों के इतने लंबे चौड़े और तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव हुआ, जिसकी आबादी दूसरी शताब्दी के मध्य में लगभग 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस प्रश्न का उत्तर साम्राज्य के शहरीकरण में खोजा जा सकता है। संपूर्ण साम्राज्य के दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। अनेक नगर स्थापित किए गए थे। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक इनमें सबसे बड़े थे। भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र कार्थेज, सिकंदरिया तथा एंटियोक इनमें सबसे बड़े थे। साम्राज्य प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाते थे, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक मिनट तमसा दोबारा से भाई, संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक, जूम कर लेते हैं, संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे जिनके माध्यम से समस्त साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। नगर स्थापित भूमध्य सागर के तटों पर स्थापित बड़े शहरी केंद्र कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक इनमें सबसे बड़े थे। साम्राज्य प्रणाली के मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकारें प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, जिनसे साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। इसका अर्थ यह होगा कि स्थानीय उच्च वर्ग रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देते थे। स्थानीय उच्च वर्ग इटली और अन्य प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण वास्तव में रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। ठीक है। इस प्रकार उनका एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया जो कि सीनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे यह नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस यानी कि 253 से 68 ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया। सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर, यानी कि जो सम्राट नाम का हुआ है ना गैलिनस 253 से 268,
सेनेटरों को सैनिक कमान का सिस्टम से हटाकर इस नए वर्ग उदय को सुदृढ़ बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुँच रखने पर पाबंदी लगा दी थी ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जाने पाए। संक्षेप में पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान तथा तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेना तथा प्रशासन में अधिकांश लोग प्रांतों के लिए जाने लगे, क्योंकि उन क्षेत्रों में लोगों को भी नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित थी। सेनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतावली मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा। इतावली, लेकिन बाद में प्रांतों के लिए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए, बाद में प्रांतों से लिए गए। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए संभ्रांत वर्गों को उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इन प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन हो चला था और भूमध्य सागर के अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीकी और पूर्वी भागों में नए संभ्रांत वर्गों को उदय हो रहा था। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था, रोम के संदर्भ में नगर जिसके अपने दंडनायक मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांवों का दर्जा दिया जा सकता था। गांवों का दर्जा बढ़ाकर शहरों का दर्जा और शहरों को गांवों का दर्जा दिया जा सकता था। किसी शहर में रहने का लाभ यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधा प्राप्त होने की संभावना रहती थी। किसी शहर में, सही है, खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधा प्राप्त होने की संभावना रहती थी। डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव। डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमियों को यह बता दिया कि लोगों में कुपोषण कारण बीमारियाँ हो रही है। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेना एक रिवाज था। कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी यह बता दिया कि लोगों में कुपोषण कारण बीमारियां हो रही है। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेना एक रिवाज था। सारा गेहूँ, जौ, सेम तथा मसूर और दालों का काफ़ी बड़ा हिस्सा शहरियों द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह गई थी। सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे काफ़ी कर खत्म कर देने के पश्चात देहाती लोगों को बसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्होंने पेड़ों की टहनियाँ, छाले, जड़ें, झाड़ियाँ, अखाद्य पेड़ पौधे, पत्ते खाकर किस तरह अपने प्राणों को बचाए रखा। गैलेन ऑन गुड एंड बैड डाइट। डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में कौन तीन मुख्य खिलाड़ी थे, प्रत्येक के बारे में एक दो पंक्तियाँ लिखिए। रोमन साम्राज्य अपने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कैसे कर लेता था, इसके लिए किसका सहयोग महत्वपूर्ण था। ठीक है,
देख ना, ये जो है ना, ये नीचे वाले पिलर ये बड़े हैं और ऊपर वाला छोटा है, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। कोई चीज़ बनाई जाती है तो नीचे बड़ा, इसके बाद में छोटा। जैसे कुतुब मीनार में भी मस्जिद है, तो बड़ी, बड़ी के बाद में छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ऐसे थोड़ी है कि नीचे और इसके बाद में बड़ी। ये फ़ोटो है भाई, ठीक है ना। लोग डोल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और शायद यहाँ कुछ काम हो रहा है, यहाँ पर लोग भी डोल रहे हैं, है ना। ये नदी जा रही है, ये इतनी ऊंची क्यों है? ये 2 पुल इस वजह से कि ये नदी जब बह के आए ना, तो जैसे कि इस पे पानी आ गया तो फिर इस पे चल सकते हैं। ये गाड़ी है, 18-19 का फोटो है, 2018-19। निकटवर्ती पूर्व, है ना, रोमन साम्राज्य के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीनी और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब। इसके बाद में ये स्थानीय राज्य थे जो रोम के आश्रय थे। ये रोम को भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे, और बदले में रोम ने उनका अलग अस्तित्व स्वीकार कर लिया। नेम्स के पास पान-दू-गाड़, फ्रांस, प्रथम सदी ईस्वी। रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों को पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतु का निर्माण किया। नेम्स के पास ये जगह है, नेम्स के पास पान-दू-गाड़ कहाँ है? नेम्स। फ्रांस, प्रथम सदी ईस्वी। रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतु का निर्माण किया। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसके अपने दंडनायक, मजिस्ट्रेट, नगर परिषद, सिटी काउंसिल और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। इस प्रकार किसी भी शहर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं हो सकता था, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही होते थे। आमतौर पर शाही अनुकंपा अथवा नाराजगी के कारण गांवों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें शहरों का दर्जा और शहरों को गांवों का दर्जा दिया जा सकता था। आगे चलते हैं, है ना। प्राप्त होने की संभावना रहती थी। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण एक कैलेंडर से हमें 1 मिनट। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की खास विशेषता थी। रोम के सार्वजनिक शहरी जीवन की खास विशेषता क्या थी? स्नान गृह। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। सार्वजनिक स्नान में
शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरणतः एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन कार्यक्रम या प्रदर्शन स्पिरिचुअल अवश्य होता था। ये स्नान गृह है सार्वजनिक, आई बात समझ में। ये बाउंड्री है चारों ओर, ये पेड़ी है, ये चारों ओर बाउंड्री है, ये इधर इधर ये तल है, यहाँ पे पानी भरा रहता था। यहाँ स्विमिंग पूल मान सकते हैं, बड़ा वाला तालाब। सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। जब एक ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया तो उसे वहाँ के पुरोहित वर्ग के क्रोध का सामना करना पड़ा। जल एक पवित्र वस्तु थी और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का अपवित्रीकरण दिखता था। ये भी बात सही है भाई। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरणतः एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन कार्यक्रम या प्रदर्शन यानी स्पिरिचुअल आयोजित होता था। रोमन छावनी विंदोनिसा आधुनिक स्विट्जरलैंड में एक रंगशाला प्रथम सदी ईस्वी का इसका प्रयोग सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन के आयोजन हेतु किया जाता था। विंदोनिसा रोमन छावनी विंदोनिसा आधुनिक स्विट्जरलैंड में एक रंगशाला प्रथम सदी ईस्वी की। इसका प्रयोग सैन्य कवायद और सैनिकों के मनोरंजन का आयोजन हेतु किया जाता था। तीसरी शताब्दी का संकट। तीसरी शताब्दी का संकट अब कुछ रहा थोड़ी है। ये बगल में रहते हैं ना जो रह जाते हैं यार, इस वजह से समस्या है और कोई दिक्कत नहीं है। $54,00,000 दिनारियस 4.5 ग्राम विश्व चांदी होती थी। सम्राट त्राजान का स्वप्न। ईसा पूर्व के बाद स्तंभों वाले इस चौक पियाजा को बनाया गया। 51 ईस्वी पूर्व, काफ़ी पुराना है यार। 51 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। साम्राज्य का आरंभिक काल। सीसली, देख टेंजियर्स है ना, सीसली, एटलस पर्वत श्रेणी, नुमादिया, कार्थेज, ट्यूनिसिया, अफ्रीका, प्रोकॉन्सुलेरिस, त्रिपोलितानिया, कायरिनेशिया, मिस्र, फ्यूम, दमश्क, एंटियोक, एफिसस, कस्तुनतुनिया, मकदूनिया, काला सागर, इंडियन पर्वत श्रेणी, एक्वातानिया, फिर गौल, एक्वातानिया, डेनब्यू, कार्पेथियन पर्वत, पेपाइरिस पत्र। तीसरी शताब्दी का संकट, इसको देखते हैं भाई है। यद्यपि पहली और दूसरी शताब्दियों कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, पहली और दूसरी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। 230 ईस्वी के दशक से साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे, ठीक है ना, ससानी। और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फुरात की दिशा में फैल गया। फरात 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया। शाहपुर प्रथम ने।
और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटिओक पर कब्जा भी कर लिया है। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियां अथवा राज्य समूह, जिनमें से प्रमुख एलमनाई, फ्रैंक और गोथ थे, ने राइन तथा डेनू नदी की सीमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में इन प्रांतों को पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए, जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिण पर्वत तक फैले हुए थे। रोमवासियों को डेनू से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे, जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में सम्राट को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। तीसरी शताब्दी का संकट। आक्रामक वंश उभरकर सामने। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे ईरान में, और केवल 15 वर्षों के भीतर ये तेजी से फरात की दिशा में फैल गए। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शाहपुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया और रोम साम्राज्य की पूर्वी प्रांति एंटिओक पर कब्जा। रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी का क्या नाम था? एंटिओक। और ससानी किस वंश के थे? ईरान के। ससानी ईरान 225। कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदाय, जिनमें से प्रमुख एलमनाई, फ्रैंक और गोथ थे, ने तथा डेनू नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में इन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए, जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। रोमवासियों को डेन्यूब से आगे का क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध करते रहे, जिन्हें रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। रोमवासी। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में अनेक सम्राट यानी 47 वर्षों में 25 सम्राट सत्तासीन हुए, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में सम्राट को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा। लिंग साक्षरता संस्कृति। रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषता में से एक विशेषता यह थी कि उन दोनों एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली का व्यापक रूप से चलन था। एकल परिवार हैं, ये एकल परिवार विदेशों से ग्रहण करी है अपन ने। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था, क्योंकि रोमवासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल प्रथम शती ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी। प्रथम शती ईसा पूर्व यानी पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। अच्छा, महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन कैसे देगा वो? क्वेश्चन अब वो ये ऐसे देगा, बताइए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? रोम में महिलाओं का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था। फिर रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व संचालन व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। या फिर विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी। अब ये ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये होगा, लेकिन ये सब सही है। तीनों कथन सत्य हैं। और क्या वह अपने पैतृक परिवार में अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी, यानी कि सब तरह से सही बात है। गणतंत्र के परवर्ती काल प्रथम शती ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। ठीक है।
महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान अपने पति के पास चला जाता था, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। दूसरे शब्दों में, कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियाँ माना जाता था। अच्छा, एक वित्तीय नहीं, अलग अलग, ये बढ़िया है, जाता था। और पत्नी को पूर्ण वैधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफ़ी था। दूसरी ओर पुरुष 28, 29, 30, 32 की आयु में विवाह करते थे। दूसरी ओर पुरुष, जबकि लड़कियों की शादी की आयु 16, 18 व 22, 23 साल की आयु में की जाती थी। पुरुष 28, 29 और 30, 32 की आयु में विवाह करते थे, जबकि लड़कियों की आयु 16, 18 व 22, 23 साल की आयु में की जाती थी। 28, 29 या 30, 32, 16, 18 और 22, 23। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। इससे असमानता को कुछ बढ़ावा मिला होगा। विवाह आमतौर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे। इसमें कोई संदेश नहीं कि महिलाओं पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे। महान कैथोलिक बिशप ऑगस्टीन, इसका मतलब क्या है, सेंट ऑगस्टीन 354 से 430, 396 से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान था। बिशप लोग ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और अक्सर वे बहुत शक्तिशाली होते थे। 354 से 430, 396 से सेंट ऑगस्टीन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन उत्तरी अफ्रीका में बिताया था, ने लिखा कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रूप से पिटाई की जाती थी और जिस छोटे से नगर में वे बड़े हुए वहाँ की अधिकतर पत्नियाँ इसी तरह की पिटाई से अपने शरीर पर लगी खरोंचें दिखाती रहती थी। अंततः पिताओं पर अपने बच्चों पर अत्यधिक कानूनी नियंत्रण होता था। पिताओं का कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक। उदाहरणत अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। कभी कभी तो दिल दहलाने वाली सीमा तक। उदाहरणत अवांछित बच्चों के मामले में उन्हें जिंदा रखने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार प्राप्त था। ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी कभी पिता शिशुओं को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे। शासकता की स्थिति क्या थी? यह निश्चित है कि कामचलाऊ शासकता की दरें साम्राज्य के विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। शासकता, पढ़ने लिखने का दैनिक प्रयोग प्राय छोटे मोटे संदर्भों में की दरें सामान्य विभिन्न भागों में काफ़ी अलग अलग थी। उदाहरणतः पोम्पेई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था। 79 ईस्वी में इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहाँ कामचलाऊ शासकता व्यापक रूप में विद्यमान थी। पोम्पेई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन समूचे शहर में अभिलेखण ग्राफिटी पाए गए हैं। अभिलेखण मतलब ग्राफ्टिंग पाए गए हैं। गुन्यासी ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें ये बताते हैं कि अमुक व्यक्ति कैतवक है, पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु वहाँ की शासकता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें ये बताते हैं कि अमुक व्यक्ति कह तथा कह पढ़
पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, जनजाति और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप, अरामाइक निकटवर्ती पूर्व, कम से कम फरात के पश्चिम में अरामाइक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा वर्वर और इसमें तथा उत्तरी पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। दोबारा देख लें। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों में दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियाँ, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप, जनजातियों और अन्य, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप, अरामाइक निकटवर्ती पूर्व, कम से कम फरात के पश्चिम में का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और इसमें तथा उत्तर पश्चिम केल्टिक भाषा बोली जाती थी, परंतु इनमें बहुत सी भाषाएं संस्कृतियाँ पूर्ण मौखिक थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। उदाहरणार्थ अर्मीनियाई भाषा का लिखना भी। ये देख चित्रकारी की गई है, चित्र मारे गए हैं भाई। ये क्या है? ये शायद कोई समाधि वगैरह लग रही है। समय के साथ में उखड़ गए हैं ये रंग भरा हुआ है इन्होंने। रंगीन गजब है ना चित्र। ये मूड के ऊपर ये अलग अलग विशेषता है। ये विदेशी है शायद। एडसा में पिचकारी, दूसरी सदी ईस्वी। सीरिया के इस अभिलेख में पता चलता है कि यहाँ जो लोग दिखाए गए हैं वे राजा अवगर की पत्नी तथा परिवार के सदस्य हैं। पोम्पई, एक मदिरा व्यापारिक भोजन कक्ष, कमरे की दीवारों पर भिक्षुक पर मिथक पशु बनाए गए हैं। एक पोम्पई, एक मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष, मदिरा व्यापारी का, कमरे की दीवारों पर मिथक पशु बनाए गए हैं। बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, दोबारा से ये चल रहा है अपना। उदाहरणार्थ अर्मीनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। हालांकि तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कॉप्टिक किस में हो चुका था? कॉप्टिक में। कब? तीसरी शताब्दी के मध्य। कई स्थानों पर लातिनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिसका पहले से ही व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद ही हो गया। बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। हालांकि तीसरी शताब्दी के मध्य तक बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कॉप्टिक भाषा में कई स्थानों पर लातिनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ। केल्टिक
शब्द जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद ही हो गया था। 1 मिनट देखें। उदाहरणार्थ आर्मीनियाई भाषा का लिखना भी बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। 5वीं शताब्दी में, हालांकि 3वीं शताब्दी की मध्य तक बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कॉप्टिक भाषा में 3वीं शताब्दी, और बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में किसका शुरू हुआ? आर्मीनियाई भाषा का लिखना भी। 5वीं शताब्दी में आर्मीनियाई, 3वीं शताब्दी में बाइबल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद। कई स्थानों पर लातिनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से भी व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी पश्चात बंद ही हो गया। क्रियाकलाप। रोमन साम्राज्य में स्त्रियां कहाँ तक आत्मनिर्भर थी? रोमन परिवार की स्थिति की तुलना आज के भारतीय परिवार की स्थिति से करो। उनकी बढ़िया थी भाई, अपन से बढ़िया थी स्त्रियों के मामले में। आर्थिक विस्तार कुछ छोटा थोड़ी है। रंगे पहले कलाकृति की जाती थी, फिर रंग दिया जाता था। अब ये रंग जा चुका है यहाँ से। आई बात समझ में? इनमें से एक सार्वजनिक मजाकिया विज्ञापन जो पोम्पे की दीवारों पर लगता है, कहता है कि दीवार तुम ध्यान दो, अपने ऊपर इतनी अभाव लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भरमरा कर गिरी नहीं। पढ़ने लिखने का दैनिक प्रयोग प्राय छोटे मोटे संदर्भों में। सेंट ऑगस्टिन बिशप थे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्च स्थान था। बिशप लोग ईसाई समुदाय में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे। बिशप किस समुदाय से संबंध रखते थे? ईसाई महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे, और अक्सर वे बहुत शक्तिशाली होते थे। आगे चलते हैं अब ना। आर्थिक विस्तार। आर्थिक विस्तार कितना हो रहा है पाठ? आर्थिक विस्तार शायद ये दारू के पाले हैं, या फिर इनमें शायद खाना सुरक्षित रखते होंगे खाने को। श्रमिकों पर नियंत्रण। सामाजिक श्रेणियाँ। रोमन अभिजात वर्ग की आमदनी 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में। परवर्ती पुराकाल। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति का हिस्सा। कॉन्स्टेंटाइन गुन्यास इसमें बना कोलोसियम, जहाँ तलवार चलाने निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, जहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। गुन्यास इसमें बना कोलोसियम तलवारिये। पश्चिम एशिया, ईरान के बारे में है ये घटनाएं।
ठीक। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।